तो सक्सेस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी के तहत आज हम साइंस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही आपको इसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, कह रहा एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 360 गुणे 10 के घाते 8 जूल या 360 गुणे 10 के घाते -8 जूल या 3.6 इंटू 10 पे पावर -8 जूल। और यहीं पर आपका ऑप्शन नंबर डी भी दे रखा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर बात करें एक विशेष घर में आपका 5 दिनों में आपकी 100 इकाइयों की खपत हो रही है। यानी अगर एक यूनिट की वैल्यू देखेंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.6 इंटू 10 की पावर आपका 6 जूल हो जाएगा। 6 जूल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम जो क्या करेंगे तो देखिए 1 किलोवाट, चूँकि आपका 1 किलोवाट आवर्स बराबर होता कितना है? तो ये आपका होता है 1 इकाई। कितना होता है? 1 इकाई होता है। 1 इकाई होता है। अब देखिए 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 100 यूनिट को जो है इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 100 इंटू 3.6 10 के पावर आपका 6। 10 की पावर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ बात करें, देखिए 2 शून्य है तो यहाँ पे 10 के घाते आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 के घाते 8 हो जाएगा, यानी 3.6 इंटू 10 की पावर आपका 8 हो जाएगा। 2 जीरो आपके इसमें आके ऐड हो जाएंगे। तो अब देखिए 3.6 इंटू 10 के पावर 8, ऑप्शन नंबर हमारा किस में है? ऑप्शन नंबर हमारा केवल ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखिए, अब गतिज ऊर्जा पूछ रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका द्रव्यमान आपका क्या है? तो द्रव्यमान यहाँ आपका m है और चाल आपका v हो जाएगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी वाला सूत्र लगाएंगे, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है? तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखेंगे m कितना दे रखा है? m बराबर हमारा कितना है? तो 22 है। कितना है? 22 है, हाँ 22 है। और v बराबर हमारा कितना है? तो v बराबर हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड है। अब इसी पे हम देखिए मान रख देंगे, यानी एनर्जी बराबर आपका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एम का मान रखेंगे 22 और भी का मान रखेंगे यहाँ से 5, यानी 5 हमारा जो है 2 बार आपका हो जाएगा। अब देखिए इससे काटेंगे 2 से, ये आपका 11 बार में कट जाएगा। 11 पचे 55 और 55 पचे आपका कितना हो जाएगा? तो 275 आ जाएगा। कितना? 275 आपका जूल हो जाएगा। 275 जूल। अब 275 जूल किस में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर पहले में ही है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा 275 जूल करेक्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पर यहाँ पर हमारा जो है सूत्र लगा देंगे, हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है। ऑप्शन में है 1/5 या 5, 1/6 या केवल 6। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका 6 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का जो होता है वह आपका 1/81 और व्यास लगभग आपका 1/4 होता है। कितना? व्यास जो इसका होता है वह 1/4 होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की तुलना में जो चंद्रमा है वह गुरुत्वाकर्षण बल जो आपका 1/6 होता है। यही कारण है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना हो जाता है। अर्थात अगर हम कहें तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसका 6 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लगा देंगे। आगे देखिए चौथा नंबर, और कह रहा है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आर्किमिडीज का जो है इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो हाइड्रोमीटर है ऑप्शन में, पनडुब्बी है, लेक्टोमीटर है और आडोमीटर है। तो
अगर बात करें चौथे का, तो चौथे का देखिए, चौथे का भी हो जाएगा हमारा ऑडोमीटर हो जाएगा। ऑडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। शेष सभी ये आपके जैसे पनडुब्बी हो जाएंगे और हाइड्रोमीटर हो जाएगा और लेक्टोमीटर हो जाएगा, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी तरल माध्यम से किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो ऑडोमीटर जो हमारा है, यह आपका जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है। आगे देखिए, पाँचवा नंबर कह रहा है विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है। ऑप्शन है लाइव तारों में, और भू संपर्क तार में, न्यूट्रल तार में, या डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है, अगर बात करें पाँचवें नंबर में, तो देखिए पाँचवें का जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइव तारों में। किसमें? तो विद्युत जो है स्विचों को लाइव तारों में लगाया जाता है, फ्यूज को भी लाइव तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें जो है फर्स्ट ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिक्स नंबर कह रहा है कि जल की बूंदों से डैश डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष जो है कैसे बनता है, तो कह रहा कि प्रकाश के प्रतिबिंबन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, या डी कह रहा प्रकाश के प्रसार के कारण। तो जल की बूंदों से होकर जो है डैश डैश इंद्रधनुष आपका बनता है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो बात करें तो देखिए प्रकाश के प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष प्रकेश इंद्रधनुष जो होता है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का जो है 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है और 12.5 सेंटीमीटर है। तो अगर बात करें इसमें हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दर्पण का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे आपका एफ बराबर कितना दे रखा है, तो एफ बराबर जो दे रखा है वह 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना? एफ बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या है, तो यहाँ यू बराबर कितना हो जाएगा, तो यू बराबर जो हमारा हो जाएगा वह एक्स मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और भी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा। अब चलिए दर्पण का सूत्र लगा देते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो माइनस एफ बराबर 1/v और प्लस 1/ हमारा यूँ हो जाएगा। ये दर्पण का सूत्र हो जाएगा। अब इसी पे मान हम रख देंगे। यह हो जाएगा आपका एक एफ का मान कितना है, तो 10 हो जाएगा। और बराबर देखिए 1/b का मान कितना है, तो b का मान 4x है, प्लस 1। और u का मान कितना है, तो u का मान हमने कितना माना था, तो x माना था। कितना माना था? x माना था। अब देखिए यह कितना हो जाएगा, अब इतना हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा बराबर -1/10, और ये बराबर इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 4 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर जो है 4x को जो क्या ले लेते हैं, 4x को यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 4x जो है एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 4 और प्लस का 1 हो जाएगा, 4 और प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1/-10, और बराबर ऊपर तो आपका हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब देखिए 10×5 = 50, यानी x का मान निकालेंगे। तो x का मान देखिए ऊपर तो आपका 10 से मल्टीप्लाई तिर्यक करेंगे, 10×5 = 50 हो जाएगा, और नीचे आपका 4 आ जाएगा। अब 4 से 50 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौकों 48, यानी हमारा 12.5 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए 8वां नंबर कह रहा है कि डैश डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन में है जे रॉबर्ट, ओपेनहाइमर, जॉन माउनिंग और सैमुअल कोहन और सैमुअल कॉल्ट। तो एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम के निर्माण के लिए आरंभ की गई मैनहट्टन परियोजना के निर्देशक थे। और सैमुअल कोहन कौन थे? सैमुअल कोहन भी दे रखा था। तो इन्होंने न्यूट्रॉन बम की खोज की थी। और सैमुअल कोल्ट कौन है? इन्होंने जो की थी वह रिवाल्वर की खोज की थी। किसने? तो रिवाल्वर की खोज। इन्होंने जो खोज की थी वह रिवाल्वर की खोज की थी। और बात करें सैमुअल कोहन ने क्या खोज की थी? तो न्यूट्रॉन बम की खोज की थी। न्यूट्रॉन बम की खोज इन्होंने की थी। और एटम बम की आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। आगे देखिए 9 नंबर कह रहा विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए टाइम कितना दे रखा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा उत्तर क्या आता है। तो देखिए टी बराबर हमारे समय कितना दे रखा है? तो समय हमारा इसमें 10 मिनट दे रखा है। समय हमारा 10 मिनट दे रखा है। तो देखिए इसे हम सेकंड में बदल देंगे। तो क्या करेंगे? इसे हम जो है और 3 कितना दे रखा है? इसे हम जो है सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारा 600 सेकंड हो जाएगा। कितना? 600 सेकंड हो जाएगा ये। अब बात करें कूलाम बराबर हमारा कितना दे रखा है? तो हमारा 300 कूलाम दे रखा है। और आई हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आई यानी धारा हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यह क्या हो जाएगा? तो 300 बराबर आई इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 यानी 6 आपका। देखिए एक सूत्र होता है आपका क्यू बराबर आई इंटू टी। ये आपका एक सूत्र होता है। इसी सूत्र पर हम रख देंगे। तो देखिए हमने रख दिया। और आई का मान यानी हमें विद्युत धारा जो है ज्ञात करना है। तो यह क्या हो जाएगा? तो 300 आपका ऊपर हो जाएगा और 600 आपका जो है नीचे हो जाएगा। तो अब कितना जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 0 पॉइंट आपका 5 एम्पियर आ जाएगा। एम्पियर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर केवल ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। ए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? कह रहा धारा के निम्न मानों और धारा के उच्च मानों के लिए, वोल्टता के निम्न मानों के लिए और प्रतिरोधों के मानों के लिए। तो 10 है। 10 का हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध को मान ज्ञात करने के लिए परिशुद्ध विधि है। कह रहा 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को डैश डैश कहा जाता है। तो कह रहा है ऑप्शन में कोलाइड है, विखंडन है, निलंबन है और विलयन है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है। और मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? तो मानव शरीर का जो पीएच स्तर होता है वह 7.0 से 7.8 होता है। पीएच मान पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करने का एक पैमाना है। इसका मान हाइड्रोजन आयन यानी एच प्लस के सांद्रण और व्युत्क्रम के जो है लघुकरण के बराबर होता है। तो देखिए अगर बात करें 0 से 14 के बीच, 0 से 14 के बीच जिन पदार्थों का जो है पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होते हैं। और 7 से अधिक वाले मान को हम क्षारीय कहते हैं। कह रहा जीवन सरल आर्केमिटीज जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ। यह सुझाव किसने दिया? कह रहा मरे ने और डार्विन ने, होल्डेन ने
और मेंडल ने। तो जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुए, यह सुझाव किसने दिया? तो 13 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा होल्डेन हो जाएगा। होल्डेन ने सुझाव दिया था कि जीवन जो है सरल अकार्बनिक और अजैविक अणुओं से मिलकर जो है बना होता है। कह रहा धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमें जो है कह रहा सत्य नहीं है। तो सभी धातुएं चमकती हैं और उन्हें पालिश किया जाता है, और सभी धातु पारे को छोड़कर तरल और मुलायम होता है, यही हमारा जो है असत्य हो जाएगा। बाकी आपका देखिए ये भी है, ये भी सभी धातु के गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च हैं, ये भी सही है। सभी धातुएं आपके अधात वर्धनीय और नमनीय है, तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर देखिए बी 14 की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। जिसमें अगर बात करें आपका सोडियम हो गया, और आपका क्या हो गया, तो आपका पोटेशियम हो गया जिसे के से डिनोट करते हैं, और इसी में बात करें आयरन जिसे हम Fe से डिनोट करते हैं। यह सब जो है पीट कर पतली चादरें इनसे बनाई जाती हैं। जैसे सोना और चांदी सर्वाधिक आपके अधात वर्धीय धातुएं हैं, और सभी धातुएं जो हैं क्या है चमकदार होती हैं तथा इन्हें पॉलिश किया जाता है। और सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल और मुलायम नहीं होती हैं, बल्कि वह ठोस और सख्त होती हैं। कह रहा पोटेशियम की परमाणुओं की संख्या 19 है और इसके द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ बात करें पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, तो पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक दे रखा है वह 19 दे रखा है। कितना दे रखा है? 19 दे रखा है। और द्रव्यमान संख्या कितना दे रखा है? तो द्रव्यमान संख्या कितना कह रहा है? द्रव्यमान संख्या जो कह रहा है वह आपका 39 बता रहा है, 39 बता रहा है। अब प्रोटॉन बराबर हमारा क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी? तो हमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 39 में से माइनस का 19 कर देंगे। अब ये कितना आ जाएगा? यह 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यह 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा इनके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या? तो 20 आ जाएगा। कह रहा पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो यह आपका OH आयन सांद्रता की कमी वाला, या आपका H पे धनायन आयन सांद्रता में वृद्धि वाला, या H पे प्लस आयन में सांद्रता में कमी, या OH पे माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। तो पीएच मान में अगर 7 से अगर हुई वृद्धि तो यह किसका प्रतिनिधित्व करता है या किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपका OH पे माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। आगे देखिए, कह रहा निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कह रहा साधारण नमक का, कैल्शियम सल्फेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, या सोडियम कार्बोनेट का। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, ये आपका क्या है? एक मिनट, CO3 यह किसका सूत्र है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिन्हें खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है प्रति अम्ल के संघटक के रूप में त्वचा रोगी को दवा बनाने और आपके अग्निशमक के रूप में किया जाता है। कह रहा एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है मिथेनाइक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल, और एक्जेलिक अम्ल, और साइट्रिक अम्ल। तो एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, जिसे हम मिथाइन अम्ल भी कहा जाता है। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, शहद की मधुमक्खियों, बिच्छू और बिच्छू के डंकों में यह पाया जाता है। इस अम्ल का प्रयोग रबड़ बनाने में और रंगाई, चमड़ा उद्योग और जो है कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है।
आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक गैसीय निकाय को 110 जूल ऊष्मा दी गई हो तो आंतरिक ऊर्जा 10 जूल है, तो इसमें किया गया बाह्य कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर बात करें तो ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपके लिए इसे मैं आपके लिए होमवर्क डालता हूँ और देखता हूँ कितने भाई बहन कमेंट करके बताते हैं। 19 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है इसे ज़रूर आपको बताना है कमेंट करके। 19 नंबर होमवर्क आपके लिए रहेगा और बताना है इसका बाह्य कार्य जो है कितना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20 नंबर कह रहा है कि आसमान परिच्छेद वाले धातु के एक चालक में एक अस्थायी विद्युत धारा बहती है। चालक की लंबाई के अनुदिश स्थित राशियाँ हैं। कह रहा केवल विद्युत धारा, केवल अनुगमन चाल और विद्युत धारा तथा अनुगमन चाल और विद्युत धारा और विद्युत तथा अनुगमन चाल। तो 20 का ऑप्शन नंबर जो है देखिए ऑप्शन नंबर हमारा केवल विद्युत धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल विद्युत धारा हो जाएगा, क्योंकि आसमान परिच्छेद से जो आपका है यह नियत नहीं होता है, क्योंकि धारा ही आपकी नियत होती है। कह रहा भारत में कौन सा एकमात्र राज्य जहाँ कॉमन सिविल कोड लागू है। तो अगर बात करें तो देखिए ये आपका हो जाएगा गोवा में। कहाँ पर? तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल आपका 44 में, आर्टिकल 44 के अनुसार राज्य सारे देश के लिए एक समान दीवानी और फौजदारी कानून बनाने का यत्न करेगा, किंतु गोवा को छोड़कर भारत किसी भी राज्य के एक समान नागरिक संहिता नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सल्तनत को राजधानी के रूप में जो है स्थापित किया था। तो अगर बात करें यह आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। कह रहा भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका झारखंड में। कहाँ पर? तो झारखंड में पाया जाता है। और आपके झरिया, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ क्षेत्रों में कोयले के भंडार हैं। कह रहा भारत के जो है मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से शुरू हुई थी। तो अगर बात करें तो ये हो जाएगी आपका 1957 से। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति जो आपका है 1 अप्रैल से। कब? 1 अप्रैल 1957 से जो है यह आपका प्रारंभ हुआ था। और आज का लास्ट प्रश्न होगा और कह रहा भारत निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग जो है मुकदमा चलाया गया था। तो किस पर चलाया गया था? तो देखिए आपका वॉरिंग हेस्टिंग्स पे। किसने? तो वॉरिंग हेस्टिंग्स पे जो है आपका 1773 ईस्वी में। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और देखिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी कराई जाएगी। तो आज के लिए सक्सेस सीरीज इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।